So good evening to all of you. Today we are going to start the 7th lecture of 3D. हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन पे, सीधे ध्यान दें क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा था कि आप लिख के लाएंगे। इधर क्वेश्चन समझने पे ध्यान दें, अब जो स्पेस है उसको आप छोड़ते हुए चलेंगे। अब वेरिएबल प्लेन, लास्ट टर्म के दो क्वेश्चंस इसी टर्म से शुरू हो रहे थे। A variable plane which is always at a constant distance p from the origin meets the coordinate axis at capital A, B, C. यहां तक की वही लैंग्वेज है जो लास्ट क्वेश्चन में थी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कहीं और ABC का यूज नहीं किया गया है, तो हम कहेंगे लेट द equation of variable plane is x by a plus y by b plus z by c is equals to 1। यह था हमने। उसके बाद हम कहेंगे since it is always at constant distance small p from the origin। अब आप लास्ट क्वेश्चन से ये रिलेशन आता है, ये आपको ध्यान है। ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला था हमने, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज सभी लोग। पहले ये यहां तक की बातचीत हो गई। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैपिटल ए पे कट कर रहा है, तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A0 0। कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 B 0। कैपिटल सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 0 C। ये हैं हमारे पास ABC के कोऑर्डिनेट। अब इसके आगे क्या कहा जा रहा है उस पर हम ध्यान दें। इसके आगे ये कह रहे हैं फ्रॉम दीज पॉइंट्स प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। फ्रॉम दीज पॉइंट्स प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द coordinate planes. Find the locus of point of intersection of these points, these planes. ऑफलाइन तो मैं सब कुछ शो कर दूंगा कि क्या है, ऑनलाइन में फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और आपको अपना खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्लियर है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, जो लोग जयपुर में हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उन्हें ऑफलाइन आना चाहिए, बट वो मेरी बात सुन नहीं रहे। यह है ओरिजिन, यह है ए, एक्स एक्सिस पे A0 0। यह है वाई एक्सिस पे 0 B 0। यह है जेड एक्सिस पे 0 0 C। अब पॉइंट ए से समझने की कोशिश करना सभी लोग। पॉइंट ए से कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल प्लेन कौन सा है, पॉइंट ए से कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल प्लेन, तीन कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो क्या उस पॉइंट से कोऑर्डिनेट प्लेन के मतलब इसके पैरेलल वो प्लेन नहीं आएगा? वही तो है एग्जैक्टली।
जो कि पैरेलल है। ऑनलाइन समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है आप दिमाग लगाओगे तो अपन कर ले जाएंगे। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो आप ध्यान दें, यह है पॉइंट ए। सभी लोग समझना, अगर यहां पर हमने हमारे वैभव को बैठाया था तो पीछे वाली प्लेन थी वाईजेड प्लेन, यस और नो? पीछे वाली प्लेन क्या है? वाईजेड प्लेन है ना। तो पॉइंट ए ये रहा, A00। ऑनलाइन समझने की कोशिश करना, आपके पीठ के पीछे जो दीवार है दैट इज वाईजेड प्लेन, और आपके जस्ट सामने की जो वॉल है वो ए से पास हो रही है। अब इससे बढ़िया मैं नहीं बता सकता। आपके जस्ट सामने की जो वॉल है दैट इज द प्लेन विच इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब वाईजेड प्लेन, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए। यहां से मैं वो चीज ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये है वो प्लेन, देखो ये है वो प्लेन। ये वाईजेड प्लेन है आपका। पीछे वाला प्लेन क्या था आपका? वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन के पैरेलल जो हमेशा पॉइंट ए से पास हो रहा है, इस प्लेन की ब्यूटी एक्स इज इक्वल्स टू ए होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वाईजेड प्लेन की इक्वेशन क्या थी? एक्स इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? इसी तरीके से तो मैं यहां एक चीज लिख लेता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point A00 parallel to YZ plane is x is equals to 0, x is equals to A। सभी लोग अपने रूम को समझने की कोशिश करो। एक्स एक्सिस, पीछे वाली लाइन वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस मेरे पीछे की तरफ है, वाईजेड प्लेन। एक्स एक्सिस जो मेरे राइट हैंड साइड बॉटम फ्लोर पर है लाइन, वो डिस्टेंस मैंने लिया है ए। इस पॉइंट ए से पास होने वाली प्लेन यही होगी। ये बात सबको समझ में आती है ऑनलाइन? अब इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं एक्स एक्सिस। तन्मय ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब आप सोचना, ये तो आपका एक्सजेड प्लेन है, दिस इज योर एक्सजेड प्लेन। ये है पॉइंट बी, जीरो बी जीरो। ऑनलाइन अगर आप सामने की तरफ देख रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड वाला जो कोऑर्डिनेट प्लेन है दैट इज एक्सजेड प्लेन। बी पॉइंट से पास होने वाला प्लेन आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल है। देखिए आप, देख, नहीं दिख रही? जीरो बी जीरो से पास हो रही है, नहीं? पक्का?
समझने की कोशिश करें। नहीं समझेगा, समझ ले। ये एक्सजेड प्लेन है, इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू b। तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point B0 parallel to XZ plane is y is equals to b। नोट कर लें यहां तक, पहले पिछला वाला नोट कर लिया था। समझ में आ रहा है वेरोनिका कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? ठीक, रूम को देखते रहना, रूम समझ में आ जाएगा तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये नोट कर लेना। थर्ड जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो बेसिकली जो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन आएगा वो आपकी छत आएगी। चले आगे। ये है पॉइंट सी 00C। ये इसके पैरेलल, ये है आपका z इज इक्वल्स टू 0, ये है आपका z इज इक्वल्स टू c। अब आप ये सोचना कि एक तरीके से आपके इन तीनों प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ गया, वो गया कि नहीं गया? उस प्लेन का, इस प्लेन का और ऊपर वाले प्लेन का, उसी का लोकस तो निकालना है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू a है, y इज इक्वल्स टू b है और z इज इक्वल्स टू c।
प्लीज ऑनलाइन समझने की कोशिश करना सभी लोग। एक्स वाई जेड, एक तरीके से आपने जो प्लेन बनाया था ये वाला, ये ए था, आपका क्यूबॉइड बना रहा हूं दोबारा से, इधर समझना सभी लोग। ये ए है, ये डी है, और ये पी है, और ये एफ है। क्यूबॉइड में यही नाम दिए थे मैंने। ए डी पी एफ। इसके अलावा जो प्लेन आपके पास आया था ये देखो, बी डी पी ई, ये वाला प्लेन था आपका। देखो ये वाला प्लेन है आपका x इक्वल्स टू ए, ये प्लेन है y इक्वल्स टू बी। आप समझे? यहां b था, d था, p है और e है। इसके बाद आओ, अब अपनी छत बनाएंगे हम। सी पॉइंट, ये वाला प्लेन है आपका z इक्वल्स टू सी। तो इन तीनों पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन का? ए बी सी। तो मैं पहले यहां लिख लूं क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through C 0 0 C parallel to XY plane is Z is equals to C। 3 था, इसको 4 कर लेना, y is equals to b को। और z is equals to c को 5 कर लेना। समझ में आया पी? वो रहा पॉइंट। चले आगे। लेट की जगह हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these planes given by equation 3, 4 and 5 is P F G H, जो निकल के आता है आपका A B C। So F is equals to A, G is equals to B, H is equals to C. Put in equation 2। इक्वेशन 2 में चले, ए बी सी जो आपने अपनी तरफ से माने थे, ए बी सी जो आपने अपनी तरफ से माने थे, उसे एलिमिनेट करना होता है ए बी सी के टर्म्स में। सो 1 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर
plus 1 upon h square is 1 upon p square. So required locus will be 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square is equals to 1 upon p square. बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये, इतना याद रखना। चले आगे। प्लीज अब हमारी बातचीत होगी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दोनों फॉर्मेट में, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। ठीक है, दैट इज हम कहेंगे द एंगल थीटा बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस गिवन बाय। इससे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स होता क्या है। ठीक है, हम कहेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज, ऊपर ही लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। उनके नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा, आप ध्यान देना, दो प्लेन्स, एक प्लेन है P1, एक प्लेन है P2। समझने की कोशिश करो, आपके दो हाथ लगाओ, यूं कॉपी उठाओ, समझो। ये देखो, अरे मैं आपके लिए तो मैं कर रहा हूं, वहां ऑनलाइन वालों की बात। अगर ये एंगल थीटा है, एक तरफ का एंगल थीटा है, तो दूसरी तरफ का एंगल पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अब आप समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एंगल थीटा है इन दोनों के बीच, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एक तरफ का एंगल अगर थीटा तो दूसरी तरफ का पाई माइनस थीटा। अब आप समझने की कोशिश करना, P1 प्लेन है तो इसका नॉर्मल जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज N1, एंड dr ऑफ N1 इज A1 B1 C1। रीजन बिहाइंड इट, XYZ के कोफिशिएंट क्या होते हैं? dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। क्या बताया था? XYZ के कोफिशिएंट क्या होते हैं? किसके? हाँ, dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। इसी तरीके से अगर मैं यहां बात करूं, दिस इज N2। अब सोचो, ये 90, ये 90, ये थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? और अगर ये पाई माइनस थीटा आया है तो ये एंगल थीटा आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए हम ये बात कहते हैं क्या, कि दो प्लेन्स के बीच का अगर एंगल थीटा है तो पाई माइनस थीटा भी है, और दो प्लेन्स के बीच का वही एंगल है जो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल है। और यहां से अभी हम कुछ चीजों पे मूव करेंगे, आप 2D के भी एक चीज का एक्सप्लेनेशन पाएंगे।
यहां अगर एक्यूट होगा तो यहां ऑब्ट्यूस होगा, और यहां ऑब्ट्यूस होगा तो यहां एक्यूट होगा। ठीक है, प्लीज DRs of N2 is A2 B2 C2 means cos theta is plus minus A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by under root of summation of A1 square under root of summation of A2 square। दो प्लेन के बीच का एंगल यही है। N1 का dr क्या था, A1I प्लस B1J प्लस C1K। N2 क्या है, A2I प्लस B2J प्लस C2K। अब कोई कार्टेशियन में खेलना चाहे कार्टेशियन में खेलो, वेक्टर में खेलना चाहे वेक्टर में खेलो। Any problem to anyone? वैसे तो मैंने यहाँ क्लियर कट लिख दिया DRs ऑफ N1। N1 का मतलब नॉर्मल टू द प्लेन 1। चाहो तो लिख भी लेना, लिख लिया ना यहां तक, चाहो तो लिख लेना वेयर N1 is normal to the plane P1 is equal to N2 is normal to the plane N1 और N2 क्या है, नॉर्मल है। अब भाई एंगल्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन भी आती है। अब आप सोचना कि दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब उनके नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होंगे। यस और नो? ये देखो आपकी दो दीवारें परपेंडिकुलर हैं, इनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? नहीं है, बधाई। अब ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना दे रहा हूं। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन थी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। दो प्लेन्स पैरेलल है, आपकी छत और फर्श, रूफ एंड टॉप, सॉरी रूफ एंड फ्लोर। दो प्लेन्स पैरेलल, इसका मतलब क्या है, उनका नॉर्मल बेसिकली सेम ही तो होगा, लेकिन DRs प्रोपोर्शनेट कहे जाते हैं, कहे जाते हैं कि नहीं कहे जाते हैं? तो हम कहते हैं कि भैया A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इन दैट केस दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे।
वेक्टर फॉर्म अगेन उनके क्लियर कट लिखवा दिया था कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ n1 कैप डॉट n2 कैप और n1 डॉट n2 बाई मॉड ऑफ n1 n2 चले आगे। प्लीज क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं, वैसे दो प्लेन दे दे और एंगल पूछ दे तो वो बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है। हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट ए 2, 2, 1 and B 9, 3, 6 and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z is equals to 1। अब देखो बेटा, अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खेलने के लिए बैठा हूं तो सबसे पहले तो बेटा मैं पॉइंट रख के सेटिस्फाई करा दूंगा। सबसे पहले तो 2, 2, 1 को ही चेक करूंगा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2, 2, 9 से ज्यादा हो गया, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 6, 8, 6, 8, 14 माइनस 5 9। पहला सेटिस्फाई किया, दूसरे सेटिस्फाई करो। 27 प्लस 12 39 माइनस 30, ये भाई भी सेटिस्फाई कर रहा है। दो प्लेन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन लगाओ। 6 प्लस 24 माइनस 30, डन। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 चेक किया है मैंने, यही आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन काम खत्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन काम खत्म। अब बात आती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, क्योंकि वो फॉर्मेट ये देने की बजाय आपसे न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में पूछ दें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 9, देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी, पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स बनाना है भाई मुझे, मैं बना सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में हमें निकालना भी आना चाहिए। अब एक एक करके हम पूरी बातचीत करें। क्या करेंगे हम? बातचीत। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज a x minus 2 plus b y minus 2 plus c z minus 1 is equals to 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through a। एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या लिखवाई थी? ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब समझ लेना, अगर किसी को याद नहीं है, मैं क्यों इतना चिल्ला रहा था पहले की याद करो, तो वो मेरी बात को पकड़ ही नहीं पाएगा। उसके बाद हम कहेंगे सिंस, इसको इक्वेशन 1 कर लें, दिस पासेस थ्रू
बी, तो बी इसको सेटिस्फाई करेगा, करवाओ भैया सेटिस्फाई। 7a प्लस बी प्लस 5c इज इक्वल टू 0। यस और नो? इक्वेशन 1 मतलब प्लेन is perpendicular to the given plane. गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो 2a प्लस 6b प्लस 6c इज इक्वल्स टू 0। भाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं चाहूं required plane will be x माइनस 2, ABC एलिमिनेट कर दो, आ गया कि नहीं आ गया? देखने का एक तरीका है कि नहीं है ये? मैंने आप लोगों से कहा था ना ABC हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था, A अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, तो हम उससे भी कर लेते हैं। मैं इक्वेशन 2 और 3 लिखता हूं। सेवन ए प्लस बी प्लस 5c इज इक्वल टू 0। अरे 2a प्लस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। a अपॉन 6 माइनस 30, b अपॉन 10 माइनस 42, c अपॉन 42 माइनस 2 मीन्स माइनस 24 माइनस 32 एंड 40। माइनस 8 से डिवाइड कर दूं, so a is equals to 3 lambda, b is equals to 4 lambda, c is equals to minus 5 lambda. Put in equation 1. लैम्डा बाहर 3x माइनस 2 प्लस 4y माइनस 2 माइनस 5। देख लो बेटा, इससे आपको पूरा मेथड मैंने प्लेन वाली चीज का रिकॉल करा दिया। Any problem to anyone?
चले आगे फिर। हमारा अगला आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 xyz which is a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0 and P2 xyz which is a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0। 2D स्ट्रेट लाइन में आपने दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखा था। दो से पास होने वाले का इक्वेशन आया था L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। याद आ रहा है? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर आप ध्यान दें प्लीज, आप अपनी कॉपी उठाइए, कॉपी जितने भी पेज की है, जितने भी पेज की, उन सब का एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, कॉर्नर दिख रहा है। और इन अगर हम देखें इन सबको रोटेट कर दे पूरा, तो जितने पेज के उतने प्लेन तो वैसे ही हैं, रोटेट कर दो, इनफाइनाइट प्लेन्स हैं कि नहीं है। कॉपी के जो क्या कहते तो कवर कहोगे ना इसको, जो एंड कवर वाले पन्ने हैं, एक तरीके से दो प्लेन्स हो गए। दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मैंने बताया था, दो प्लेन या तो पैरेलल होंगे, आपके घर की दो दीवारें देख लें, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे, और उस लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकता है। यस और नो? तो उनका जो इक्वेशन हम लिखते हैं दैट इज P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0। P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0। बात आती है कि भाई क्यों हमने इसी फॉर्मेट में लिखा। एक लाइन से इनफाइनाइट कर्व पास हो सकते हैं, हमने इसी फॉर्मेट में क्यों लिखा? क्योंकि अब तक हम ये देख करके आ चुके हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जो है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? लीनियर इक्वेशन जो है 3 वेरिएबल का वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए। फिर हम ये बात करेंगे कि ये उसी लाइन से पास होगी जो गिवन प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। दो कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट कि आखिरकार हमने यही फॉर्मेट क्यों चुना। तो इस फॉर्मेट के चुनने के पीछे का रीजन है बेटा, आप कुछ मत करो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। देखो क्या ये एक xyz में लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना भूवे। सो linear equation in xyz, hence equation 2 represents equation of plane, equation 1 represents, कह लो, पहली बात। अब बात आती है कि लैम्डा कुछ भी हो तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये गिवन दो इक्वेशंस के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास होगी? ये भी प्रूफ करना पड़ेगा ना भाई, मुझे नहीं प्रूफ करना है? अब हमारी बातचीत आएगी लेट
A alpha beta gamma is any point on the line of intersection of given planes. It will satisfy the given planes. भाई अगर वो कॉमन लाइन पर है तो कॉमन लाइन प्लेन पर है तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करेगा. इन दैट केस A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 गामा प्लस D1 इज इक्वल्स टू 0. A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 गामा प्लस D2 इज इक्वल्स टू 0. If this point is on the plane given by equation 2, it should satisfy equation 2. वो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करनी चाहिए. अब रखो भैया इक्वेशन 2 में उसको A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 गामा प्लस D1 प्लस लैम्डा A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 गामा प्लस D2 इज इक्वल्स टू 0. हमने इसी तरीके से लाइन में भी समझा था बेटा. देखो यहां से ये भाई 0 हुआ और यहां से ये भाई 0 हुआ. इसका मतलब जो हमने इक्वेशन लिखा है वो सही है. हमने दो चीजें दिखाई. एक तो ये दिखाया कि P1 प्लस लैम्डा P2 क्या दिखाया, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है. तो इससे ये प्रूफ हुआ कि ये प्लेन तो है. उसके बाद मुझे दिखाना था कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. तो हमने कहा कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का कोई भी पॉइंट उठाओ, अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे इसका मतलब वो उससे पास हो रहा है. हो रहा है, बताइए. नहीं हो रहा. देखो मैंने पहले ही कहा कि 3D एक स्मूथ गोइंग टॉपिक है, प्रोवाइडेड आप टाइमली इसे समझें, टाइमली इस पर काम करें. ये आपका IIT में साथ देगा. एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? प्लीज. अब हमसे ये क्वेश्चन करने के लिए कहा जाता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दीज टू पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो P1 प्लस लैम्डा P2, अब किसी भी तरीके से वो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे. लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई, पुट इन इक्वेशन 1.
यस और नो? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कुछ भी वो किसी और पॉइंट से पास करा सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि दिस इज परपेंडिकुलर टू एनी अदर प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशन लिख करके दूसरे प्लेन से परपेंडिकुलर की कंडीशन लगवा दो, लैम्डा की वैल्यू निकलवा दो। एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं एकदम लास्ट में लूंगा या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीरीज में लूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। वेक्टर फॉर्मेट में भी देखो बेटा, हमेशा याद रखना हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग, वेक्टर फॉर्मेट में भी अगर मुझसे कहा जाए तो बेसिक थ्योरी मेरी चेंज नहीं होगी। बस आपने जो प्लेन की इक्वेशन दी है वो प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मेट वेक्टर में होगा, आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन, आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, मेनली ये देखना है। So this will be r dot n1 minus d1 plus r dot lambda n2 minus lambda d2 is equals to 0. तो r dot n1 plus lambda n2 is equals to d1 plus lambda d2. This is your vector form of plane which passes through the line of intersection of two given planes. चले आगे। सेम क्वेश्चन वेक्टर फॉर्मेट में करना है। तो आपको वेक्टर फॉर्म देखना आना चाहिए ना मेनली। तो जो P1 है वो आपका है क्या, R डॉट I प्लस 2J प्लस 3K माइनस 4 इज इक्वल टू 0। P2 जो है R डॉट 4I प्लस 3J प्लस 2K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, required equation of plane will be P1 plus lambda P2 is equals to 0. Means R dot I plus 2J plus 3K minus 4 plus lambda R dot 4I plus 3J plus 2K plus 1 is equals to 0.
मेरा मेन मकसद है कि आप वेक्टर की कैलकुलेशन समझें। पासेस थ्रू ओरिजिन, मीन्स आर वेक्टर होगा आपका 0i प्लस 0j प्लस 0k। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, put in equation 1, you will get lambda is 4, put in equation 1. मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद तो अच्छा, ये लैम्डा यहां तक की नहीं पूरा रहेगा बेटा, पूरे पी में आएगा ना। क्या जीरो कर दिया तूने? हाँ, 4 से 4 कैंसिल होगा, बाकी तो आर में जाएगा। आर डॉट करूं, कर देते हैं। अरे तू तो यहाँ है, कई ऑनलाइन में धुरंधर हो रहे हैं ना, समझा कर। i प्लस 2j प्लस 3 के भाई, तुझे ना ये डॉट लगाने में क्यों जोर आ रहा है? Now you will get r dot I plus 2j plus 3k plus r dot 16i plus 12j plus 8k means net result r dot 17i plus 14j plus 11k। ये क्वेश्चन इस तरीके से कराने के पीछे रीजन है कि आप वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर कन्वर्ट कर पाए। चले आगे। अब एंगल बाई सेक्टर प्लीज, हर चीज आपका लिखा हुआ है और ये पूरा का पूरा आपके 2D वाले ही रिजल्ट्स हैं, पूरे 2D के रिजल्ट्स हैं। रिया बेटा, लिखने का काम घर पे। एंगल बाई सेक्टर ऑफ two planes is nothing but locus of a point which is equidistant from the given plane। आपके एंगल बाइसेक्टर की बेसिक डेफिनेशन ही यही है। वहां पे लाइन में थी तो डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स इज इक्वल। तो जो आपने दो गिवन प्लेन्स से डिस्टेंस को इक्वेट किया, उसके बाद जब आप ओपन करेंगे यू विल गेट प्लस माइनस साइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में आपके पास मॉड्यूलस आएगा। मैंने पहले ही कह रखा था कि हम सभी लोग नोट करके आएंगे। कहा हुआ है ना भूमि, किया है नोट?
अब जब हम इस एंगल बाइसेक्टर पे काम कर रहे हैं, दो चीजें थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग। कुछ नहीं करना है, पॉइंट P उठाना है, FGH, और गिवन प्लेन से डिस्टेंस को इक्वेट करना है। दो प्लेन्स हैं, अब ये लाइन मत समझना, ये 3D के प्लेन्स हैं, पूरा यो गया हुआ है और पूरा यो आया हुआ है। तो ये क्लियर है कि एक एक्यूट एंगल, अगर मैं FGH पे बात करूंगा, देन इट विल बी योर A1F प्लस B1G प्लस C1H अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A2F प्लस B2G प्लस C2H, यहाँ प्लस D1B है प्लस D2B है, अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सो लोकस ऑफ P will be A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 upon under root of summation of A1 square is equals to plus minus A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 upon अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ A2 स्क्वायर। एक तरीके से आप देखें तो P1 XYZ अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस P2 XYZ ये वही इक्वेशन है जो आपने यहां लिखी हुई है, वही इक्वेशन है कि नहीं है, बस उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है कि है क्या चीजें, नोट कर लें एक बार। तो ये क्लियर है, दो एंगल बाइसेक्टर्स है मेरे पास। चले आगे। एक चीज और जो मैंने आपको बताया है अभी, दो प्लेन्स के बीच अगर थीटा एक्यूट है तो उनके नॉर्मल्स के बीच एंगल ऑब्ट्यूस आएगा। यस और नो?
if angle between two planes is acute, then angle between their normals will be obtuse. इसके साथ ही इसका उल्टा भी अपन ने कर लिया कि अगर नॉर्मल्स के बीच का एंगल, अगर प्लेन्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल क्या आएगा? एक्यूट आएगा। एक स्टेटमेंट दे करके हमने हर चीज बता दी। अब आप ये सोचने की कोशिश करना, जो भी आपने 2D में पढ़ा था, ये सब आपने नोट कर रखा है प्लीज। फॉर बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल इन विच ओरिजिन लाइज, वहां क्या करते थे? C1 C2 को सेम साइन का बना करके इक्वेशन 1 में पॉजिटिव लेते थे। इक्वेशन 1 मींस चाहे यहां इक्वेशन 1 कह लो, चाहे यहां इक्वेशन 1 कह लो, दोनों एक ही चीज है। तो हमने कहा कि make d1 and d2 means constant are of same sign in the equation of planes. For practice make it positive. After this, positive sign in equation of angle bisector gives the bisector of that angle in which origin lies. इसके बाद हमारे पास आता है बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। हम कहते हैं मेक d1 d2 आर ऑफ सेम साइन। प्रैक्टिस के लिए हमने इसको पॉजिटिव बनाया। एक्चुअल में a1 b1 c1 क्या है? नॉर्मल के drs। a2 b2 c2 क्या है? नॉर्मल के drs। अब आप सोचे कि आप cos थीटा कैलकुलेट करते हो, दैट इज a1 a2। यहां से आपके 2D की भी नॉलेज क्लियर होती है कि क्यों हम ये चीज कर रहे हैं। cos थीटा इज योर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगर ये पॉजिटिव है, हम क्या कहते हैं? इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज पॉजिटिव। अगर cos थीटा पॉजिटिव है मींस एंगल एक्यूट होगा। एंगल एक्यूट है किसके बीच में? नॉर्मल्स के बीच में। तो प्लेन्स के बीच ऑब्ट्यूस आएगा। यहां आप एक्चुअल वे में a1 a2 प्लस b1 b2 इससे क्या निकाल रहे होते हैं? cos थीटा में अपॉन ये भी है, मैं थोड़ा ज्यादा जोश में हूं। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? cos थीटा पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव मींस एंगल बिटवीन 0 एंड π/2 है। वो किसके बीच का एंगल आपने निकाला है cos थीटा? यहां पे नॉर्मल्स के बीच का। अगर नॉर्मल्स के बीच का एंगल एक्यूट आया है तो प्लेन्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस आएगा, जिसे अपन सीधे लिखते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव साइन ऑफ इक्वेशन 1 गिव्स द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल एंड नेगेटिव साइन विल बी एक्यूट एंगल। और अगर आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लेस देन 0 है तो पॉजिटिव साइन एक्यूट एंगल, नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 है तो बेसिकली दोनों ही 90 डिग्री पे हैं। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल बाइसेक्टर। मैंने आप सब लोगों को पहले ही इसीलिए इतना लिख के आने के लिए कहा है, क्योंकि लिख के आते वक्त आप अपन फ्री हैं। यहां का टाइम सेव हो गया। कैलकुलेशन आप लोग घर पे ही करेंगे, मैं पूरी चीज बता दे रहा हूं, मैं कर भी दूंगा, चिंता मत। हमने कहा फॉर प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस प्लस 2y माइनस 6z माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
find the equation of angle bisector, state which bisector is acute and which one is obtuse angle bisector. Also find origin lies in which angle, acute or obtuse. मेरा पहला काम होता है d1 d2 को पॉजिटिव, सेम साइन का मतलब मैं पॉजिटिव बना करके चलता हूं, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। P2 मैं लूंगा 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू, सेम साइन का बनाने के लिए अपन ने प्रैक्टिस में पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या कहा बेटा, कुछ नहीं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 चेक कर लो। ग्रेटर देन 0, इसका मतलब प्लस से मुझे क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस, एंड प्लस से मुझे मिलेगा ओरिजिन, मतलब ओरिजिन इज इन ऑब्ट्यूस एंगल। ये बात समझ में आई कि नहीं है भाई, प्लस से ही मुझे ऑब्ट्यूस मिल रहा है और प्लस से ही मुझे ओरिजिन मिल रहा है, मतलब ओरिजिन बेसिकली कहां है, ऑब्ट्यूस एंगल में, और नेगेटिव से मुझे क्या मिलेगा, एक्यूट। यही लिखाई ना मैंने थ्योरी। अब हम बात करते हैं प्लीज, टू एक्स माइनस वाई टू एक्स माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैं उम्मीद कर रहा हूं प्लस लेकर के और सब कुछ करके आप ऑप्शन से क्रॉस चेक जरूर कर सकते हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हो, यस और नो। मुझे करना है कैलकुलेशन। प्लस साइन लेने पर क्या आएगा बता दिया, माइनस साइन लेने पर क्या आएगा बता दिया। चले आगे। इसके बाद हमारा एक पॉइंट ये भी था कि फॉर द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल इन विच पॉइंट ए x1 y1 z1 लाइज, हमने क्या कहा प्लीज, दो प्लेन्स गिवन है, मेक P1 x1 y1 z1, मतलब ये पॉइंट रखने के बाद, इधर सभी लोग ध्यान दें, ये पॉइंट रखने के बाद दोनों को सेम साइन का होना है। आफ्टर दैट प्लस साइन मींस P1 xyz अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 xyz
अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये उस बाइसेक्टर की इक्वेशन देगा जिसमें पॉइंट ए x1 y1 z1 एग्जिस्ट करता है। आप क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझेंगे प्लीज। फॉर द प्लेन्स, ये दो प्लेन है मेरे पास, P1 है XYZ, which is your 2x minus y plus 2z plus 3 is equals to 0. P2 है minus 3x plus 2y minus 6z minus 8 is equals to 0. अब हम चेक करेंगे P1 1 minus 1 and 3. 2 plus 1 plus 6 plus पॉजिटिव है, P2 1 minus 1 and 3. नेगेटिव। तो ये दोनों बेसिकली क्या हैं? अपोजिट साइन के। थ्योरी क्या बताई? मेक देम सेम साइन। तो अब आप सेम साइन का बनाने के लिए P2 क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई। Now required angle bisector will be 2x minus y, उसके बाद प्लस साइन लेना है। चले आगे। इसके बाद है हमारा वेक्टर फॉर्म। देखो आपने कुछ नहीं किया था, पी एक्स वाई जेड लिखा था डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट मॉड n1। यस और नो? प्लेन की इक्वेशन लिखने के बाद मॉड n1 ही तो लिखा था, प्लस माइनस सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिखने के बाद मॉड n2। तो वेक्टर फॉर्मेट में भी यही चीज है, बस प्लेन की इक्वेशन इन दो फॉर्मेट में गिवन है, दोनों प्लेन की इक्वेशन लिखें। मैं तो क्लियर कट ये याद रखता हूं, P1R अपॉन मॉड n1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस P2R बाय मॉड